हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंडियाज फॉरेन ट्रेड के रिगार्डिंग। ठीक है, तो टॉपिक का नाम होगा हमारा इंडियाज फॉरेन ट्रेड, यानी कि भारत का विदेशी व्यापार कैसा रहा है, कब से कब तक बात करेंगे, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टू राइट नाउ। हम अभी तक के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो इंडियाज फॉरेन ट्रेड हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले बात आती है कि इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड होता क्या है। ठीक है, तो देखिए हर कंट्री, जितनी भी डिफरेंट कंट्रीज हैं, सभी कंट्रीज अपने अपने यहाँ पे प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, तो जो प्रोडक्शन करती हैं, तो कई बार हमारा जो सरप्लस होता है, यानी कि प्रोडक्शन जो एक्सेस होता है, जिसे हम सरप्लस बोलते हैं, वो प्रोडक्शन जब हमारे पास एक्सेस हो तो हम क्या करेंगे, उसका हम किसी दूसरी कंट्री को उसको सेल आउट कर देंगे। ठीक है, या फिर किसी दूसरी कंट्री ने एक्सेस प्रोडक्शन कर रखा है, हमारे यहाँ पर वो प्रोडक्शन नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, वहां से उसको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है ना डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, यानी कि एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इंटरनेशनल ट्रेड होता क्यों है, क्यों होता है। या फिर देखिए फॉर एग्जांपल हम मानते हैं इंडिया के अंदर कोई एक प्रोडक्ट है। ठीक है, कोई एक प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट 10 रुपीज है, कॉस्ट है 10 रुपीज, यानी उसको प्रोडक्शन करने का कॉस्ट जो आता है कितना है, 10 रुपीज। क्यों? क्योंकि वो जो रॉ मटेरियल जो उसके लिए रिक्वायर्ड है वो हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन ऐसे ही मान लेते हैं यूएसए है, यूएसए के अंदर वही प्रोडक्ट जो तैयार होता है इंडियन रुपीज के बेसिस पे, वो 13 रुपीज में तैयार होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, वो कहीं ना कहीं से उन्हें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, कॉस्ट कम है, उनके यहाँ पे प्रोडक्शन की कॉस्ट ज्यादा है। अब यूएसए खुद प्रोडक्शन करे, उससे बेटर वो क्या करेगा, इंडिया से इंपोर्ट कर लेगा। ठीक है, लेकिन इंडिया उसे 10 रुपए में तो नहीं बेचेगा, उसे कितने रुपए में बेचेगा, फॉर एग्जांपल 12 रुपए में। ठीक है, और यहाँ पे इंडिया के अंदर कितने में सेल कर रहा है, उसको 11 रुपए में। तो जनरली क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कब इन्वॉल्व होते हैं, जब हम किसी प्रोडक्शन के अंदर क्या हो, स्पेशलाइज्ड हो। ठीक है, साथ साथ हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो, कम हो। तो जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, हम स्पेशलाइज्ड होंगे, तो एट दैट टाइम हम क्या करेंगे, उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। इसी मैनर में सेम कोई प्रोडक्ट हम यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो हम उसको यहाँ खुद प्रोड्यूस करके दूसरी कंट्री से क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये जो रिलेशनशिप होता है एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स का बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे कब, इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो कैसा था, इंडिपेंडेंस के टाइम पे। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस से पहले हमारे यहाँ पे क्या था, या एट द टाइम को रखते हैं हम, बिफोर कर लेते हैं, आफ्टर कर लेंगे। ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले हमारे यहाँ पे जो फॉरेन ट्रेड था वो किस प्रकार का था। तो जैसा हम जानते हैं कि उससे पहले क्या था, हमारे यहाँ पे कॉलोनियल रूल था, यानी कि ब्रिटिश रूल था, औपनिवेशिक शासन काल हुआ करता था। तो एट दैट टाइम इंडिया जो है ना वो एक एक्सपोर्टर था, इंडिया एक एक्सपोर्टर था, किसका, रॉ मटेरियल का। किसका एक्सपोर्टर था, रॉ मटेरियल का। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं था, हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो हम लोग खुद सेल्फ प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं करते थे। तो उसकी वजह से क्या होता था, हमारे यहाँ पे जो रॉ मटेरियल होता था, उस रॉ मटेरियल को हम क्या कर देते थे, दूसरी कंट्रीज के अंदर भेज देते, और मोर देन 50% अकेला ब्रिटेन करता था। क्यों? क्योंकि उनका कंट्रोल था हमारी इकोनॉमी के ऊपर। तो इंडिया एक एक्सपोर्टर था किसका, रॉ मटेरियल का, और साथ साथ इंडिया इंपोर्ट करता था फिनिश गुड्स को। ठीक है, अब फिनिश गुड्स मंगवाता था और रॉ मटेरियल भेजता था। तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो तो एक्सप्लॉइट हो रहे थे, दूसरी कंट्रीज में जा रहे थे, और उनके जो फिनिश गुड्स है वो हम मंगवा रहे थे। तो उनके लिए क्या होता है, मार्केट बढ़ रहा था, और जनरली जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उसमें से मोर देन 50% किसके साथ हो रही थी, ब्रिटेन के साथ। तो ब्रिटेन ने एक ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को कैसी बना दी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी बना दिया था। कैसे कि हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल जाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं होगा। इवन जो हमारे यहाँ पे इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो एक वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी, उसको भी धीरे धीरे उन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया बाय
अप्लाइंग द टैरिफ पॉलिसी, उनकी जो टैरिफ पॉलिसी थी उसको यूज करते हुए उन्होंने हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था ना उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया और हमें मतलब मजबूर कर दिया कि हम उनके फिनिश गुड्स यूज करें। ठीक है, तो ये एक अलग टॉपिक है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो इंडिया फॉरेन ट्रेड कैसा था बिफोर इंडिपेंडेंस, कि हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे, फिनिश गुड्स इंपोर्ट करते थे। तो ब्रिटेन की जो इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्रियल जो सेक्टर था वो तो ग्रोथ कर रहा था और हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर डे बाय डे क्या होता चला गया था, डिक्लाइन होता चला गया था, मैं कहूँ खत्म होता हुआ चला गया था। तो इस मैनर में हम उसको क्या करते हैं, बात करते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले। और अगर बात की जाए 1946-47 के अंदर, 1946-47 के अंदर हमारे यहाँ पे जो इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो नियर अबाउट 31 करोड़ था। ठीक है, जो 47-48 में आफ्टर इंडिपेंडेंस डे बाय डे कम होता चला गया, वो पहुंच गया 17 करोड़ हो गया। यानी कि रेगुलरली क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। कब, इंडिपेंडेंस के टाइम, क्योंकि उसके अंदर हमारा खुद का कंट्रोल आने लग गया था हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था इंडिपेंडेंस से पहले वो कैसा हुआ करता था कि हम केवल रॉ मटेरियल था उसको सप्लाई करते थे और फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करते थे। तो इस मैनर में हमें नजर आता है कि हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी थी, एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, थमी हुई थी, जिसके अंदर ग्रोथ नहीं था। ठीक है, और साथ साथ अगर मैं ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रेड की बात करूं तो उसके अंदर हमारा कोई वेटेज नहीं था, हम केवल क्या कर रहे थे, रॉ मटेरियल को सप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तो इस मैनर में हम उसको कैरी कर रहे थे। अगर बात की जाए उसके बाद इंडिया फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद, तो देखिए इंडिया फॉरेन ट्रेड की बात करें कब, इंडिपेंडेंस के बाद। तो इंडिपेंडेंट जब हम हुए 47 के अंदर, उसके बाद धीरे धीरे हमने हमारी चाहा कि हम अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करें। तो हमने क्या अप्लाई किया मोड, कि हम जो आउटसाइड द कंट्रीज है उनके साथ ना इंपोर्ट करें ना एक्सपोर्ट करें, केवल उन चीजों का इंपोर्ट करें जो हमारे यहाँ पे हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, और वो भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ। लेकिन धीरे धीरे हमने चेंज करना चाहा। तो 1950 के अंदर जैसे हमने बात की थी कि प्लानिंग कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, 1951 से 5 ईयर प्लान्स बनाए जाने लगे, जिससे हमें क्या करना था, अपनी इकोनॉमी को डेवलपमेंट की ओर लेके जाना था। ठीक है, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें फर्स्ट 5 ईयर प्लान, और जब जो लास्ट था हमारा वो 12th 5 ईयर प्लान, इनके बीच में यहां पर एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट, ठीक है, और यहां पे एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट। ठीक है, दोनों की अगर हम बात करें यहां पे नियर अबाउट 7000 करोड़ के लगभग, 7000 करोड़ के नियर अबाउट हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था। यहां पर आते आते ये नियर अबाउट 3282 3282 टाइम्स, यानी कि इन करोड़, काफी करोड़ में, अगर उस डाटा की मैं बात करूं तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट जो है 2,21 लाख करोड़। ठीक है, इतना बढ़ गया, नियर अबाउट कितना, 3282 टाइम्स इंक्रीज हो गया। ठीक है, इतना इंक्रीज हो गया हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि जो ग्लोबल ट्रेंड्स की बात करूं मैं, ग्लोबल लेवल पे, यानी कि सभी कंट्रीज के कंपैरिजन में बात करें तो हमारा जो वेटेज था ना वो बहुत कम हुआ करता था। हमारा वेटेज था वो काफी कम था, हम कोई खास वेटेज नहीं रखते थे। 1946-47 के अंदर हम नियर अबाउट 1.8% क्या करते थे, हमारा ग्लोबल ट्रेंड के अंदर शेयर था। लेकिन जो 1991 तक आते आते 1990 तक आते आते 0.5% ही बच गया था, 0.5% बच गया था। तो इसके बेसिस पे हम बात करते हैं कि हमारा फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान से 12th 5 ईयर प्लान तक काफी इंक्रीज हुआ, लेकिन जो ग्लोबल शेयर था, यानी कि पूरे विश्व के साथ कंपैरिजन करें हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो उसका शेयर 1.8% था 46-47 में। तब क्या होता था, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ज्यादा जाते थे। फिर 1990 तक हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ज्यादा धीरे धीरे काफी कम हो गया था और 0.5% हो गया। ठीक है, यहाँ तक इंक्रीज हो रहा था, लेकिन जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग था वो काफी कम था। ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीजिंग काफी कम था। लेकिन अगर इसको हम बेस इफेक्ट के बेसिस पे बात करें, एक टर्म होती है बेटा बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट क्या होता है, जैसे पहले आपके पास 10,000 करोड़ आप लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, और आज अगर मैं बात करूं तो आपने संभाल लिया कि 1 लाख
1000 करोड़। तो जब इसको हम परसेंटेज में मेजर करते हैं ना, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, किसी चीज की शुरुआत से लेकर आज अगर उसको आप मेजर करो परसेंटेज में, तो उसे हम बोलते हैं बेस इफेक्ट। तो बेस इफेक्ट के अंदर तो परसेंटेज काफी ज्यादा नजर आ जाती है हमें, बेस इफेक्ट में तो परसेंटेज काफी ज्यादा नजर आती है। जैसे मान लो हमने बात की थी कि यहाँ पे 7000 करोड़ था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, और अब कितना है वो 2 करोड़ 21 लाख करोड़। तो अगर इसको परसेंटेज में मैं बात करूं तो बहुत बड़ा टाइम्स नजर आ जाए, बहुत बड़ी परसेंटेज हमें नजर आएगी। तो दैट्स व्हाई उसको हम कहते हैं बेस इफेक्ट। तो हमें इस महीने में मेजर ना कर हमें क्या करना चाहिए कि लास्ट 5 ईयर प्लान में कितना था, अब 5 ईयर प्लान में कितना है। तो उस महीने में जब मेजर करेंगे तो वो डिफरेंस बहुत ज्यादा अमाउंट का नहीं होगा। लेकिन जब हम किसी बेस से, यानी कि जिससे शुरुआत की थी हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान के कंपैरिजन में, अगर आज आप 12th 5 ईयर प्लान का मेजर करोगे तो जो चेंजेस है परसेंटेज में वो बहुत ज्यादा नजर आएंगे। तो उसे हम बोलते हैं बेस इफेक्ट। ठीक है, तो बेस इफेक्ट के बेसिस पे तो काफी चेंजेस हो गए थे, लेकिन अगर हर 5 ईयर प्लान के बेसिस पे कंपैरिजन करें तो चेंज इतने बड़े नहीं थे। ठीक है, तो साथ साथ में जैसे हम बात कर रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे हमारा काफी कम हुआ करता था 1990 तक, लेकिन 1991 के अंदर, कब 1991 में 1991 के अंदर हमारे यहाँ पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसे हम बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति आ गई थी, जिसका मेन मोटिव क्या था, एलपीजी हम बोलते हैं जिसको, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और द थर्ड वन इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद जब हमने इन चीजों को अप्लाई किया था अपनी इकोनॉमी में, कब 1991 में, जिसको हम न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं। इसको अप्लाई करने के बाद हमारे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट थे, क्यों, क्योंकि 1991 में हम आगे चैप्टर आएंगे हमारे, उसमें पढ़ेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या था कि 1991 में हमारी गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि हमारी इकोनॉमी अब इतनी डेवलप हो चुकी है कि अब हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर compete कर सकते हैं, कि हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी है, उसको भी हमने इंप्रूव कर लिया, हमारा मार्केट के अंदर जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो भी इस लेवल की है कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड हम compete कर सकते हैं। तो जब हमें लगा compete कर सकते हैं, तो हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को फ्री कर दिया, लिबरलाइजेशन को, यानी कि रूल्स रेगुलेशंस को खत्म कर दिया, वैश्वीकरण का अपनाया कि सभी देशों के साथ हम जुड़े। तो जब ऐसा हुआ तो हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड था उसका एकदम सडनली क्या हुआ, राइज हुआ, और वो सडनली बढ़कर काफी तेजी से ग्रो करने लगा। ये कब तक था, 1991 के बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और 1990 तक आते आते हमारा जो ग्लोबल शेयर था वो काफी कम होता हुआ चला गया था। तो इस मैनर में हमें कैरी करना है इसको। ठीक है, कि 1991 के बाद हम तेजी से ग्रोथ करने लगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा एक ओवरव्यू है कि इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग क्या होता है, हमारा इंडियन फॉरेन ट्रेड कैसा था इंडिपेंडेंस से पहले। इंडिपेंडेंस से पहले केवल ब्रिटेन था, उसका कंट्रोल था हमारी इकोनॉमी के ऊपर, तो वो अपने साथ ही ट्रेडिंग करते थे खुद के फिनिश गुड्स को, यानी कि अपना मार्केट हमारे यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे थे, अपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते, अपनी इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन करते और वापस हमें ही सेल कर देते थे। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस था वो हमने 5 ईयर प्लान्स बनाए, उनके बेसिस पे चेंज किया। तो आपको बुक में एक टेबल गिवन मिलेगी, उसमें आप देखोगे रेगुलरली ट्रेड वाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या हुआ, रेगुलरली इंक्रीज हुआ। 6th 5 ईयर प्लान के अंदर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था, बाकी रेगुलरली इंक्रीज हुआ था। ग्लोबल परसेंटेज की बात करें तो वो हमारा कम था अदर कंट्रीज के साथ कंपेयर करें। 1991 में हम क्या ले आए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ले आए। ठीक है, और उसके बाद हमारी जो इंटरनेशनल ट्रेड था उसके अंदर हमारा जो शेयर परसेंटेज था वो रेगुलरली इंक्रीज करता हुआ चला गया, और हमारे यहाँ पे भी जो ग्रोथ रेट थी वो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा तेज होती हुई चली गई। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू है हमारे उस चैप्टर का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड हमें क्या कहता है, यानी कि किस प्रकार की बनावट थी, हमारा ट्रेड कैसा हुआ करता था। उसके अंदर अगर हम सबसे पहले बात करें, कंपोजिशन का मतलब है कि हम कितना इंपोर्ट करते थे, क्या एक्सपोर्ट करते थे, कैसी बनावट है, कैसे उसके क्या क्या घटक है, तो उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम बात करें, फर्स्ट है अगर कंपोजिशन की क्या बदलाव हो गए, क्या चीजें हुई हैं। फर्स्ट है डिक्लाइन इन शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। कह रहा है कि रेगुलरली क्या हुआ, हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे वो पहले हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे, लेकिन अब उसका जो परसेंटेज शेयर है वो पहले के कंपैरिजन में क्या हो गया,
कम हो गया, पहले के कंपैरिजन में कम हो गया। तो उसके रिगार्डिंग हम जब बात करते हैं तो ये हमें कहता है कि जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर जो शेयर था वो कम क्यों हुआ। देखिए फर्स्ट थिंग, सबसे पहले हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज स्टार्ट हो गई, हम लोग खुद प्रोडक्शन करने लगे। अब अगर इंडस्ट्रीज स्टार्ट हो गई तो हमें खुद को भी क्या जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो पहले हमें दूसरी कंट्रीज में भेजना पड़ता था क्योंकि हमारे यहाँ पे हैवी इंडस्ट्रीज नहीं थी, हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, तो दैट्स व्हाई हमें क्या करना पड़ रहा था, उनको दूसरी कंट्रीज में भेजना पड़ रहा था। लेकिन अब हम खुद इंडस्ट्रीज अगर सेट कर लेते, हम उसको खुद यूज करने लगे, तो दैट्स व्हाई जो हम बाहर एक्सपोर्ट करते थे उसको हमने एक्सपोर्ट करना काफी कम कर दिया। साथ साथ पॉपुलेशन एक ऐसा फैक्टर है, रेगुलरली हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती रही है। 1951 के बाद 1951 के बाद ये और भी तेजी से इंक्रीज हुई, तो दैट्स व्हाई अगर पॉपुलेशन हमारी खुद की ज्यादा होगी तो हमारा जो कंजम्पशन है यानी कि हमारा खुद का उपभोग है वो भी बढ़ता हुआ चला गया। अगर खुद का उपभोग बढ़ जाएगा तो हमारे यहाँ कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा, तो हम बाहर कम भेज पाएंगे, ठीक है। दूसरा है डिक्लाइन इन शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स। कन्वेंशनल आइटम्स क्या हैं, जैसे कॉटन, जूट, टी, मिनरल्स, ठीक है, ये सब हमारे क्या है कन्वेंशनल आइटम्स। तो इसका भी जो शेयर है वो क्या हो गया, पहले के कंपैरिजन में कम हो गया। रीजन बीइंग फर्स्ट तो वही है क्या कि हमारे यहाँ पे क्या हो गया, इंडस्ट्रीज सेट हो गई, और अगर इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ सेट हो गई तो हम खुद इन चीजों का यूज करके उसका प्रोडक्शन करने लग गए, तो दैट्स व्हाई हम उसको दूसरी कंट्रीज में नहीं भेजते हैं। थर्ड अगर हम बात करें, राइज इन शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। राइज इन शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। मैन्युफैक्चर्ड का मतलब है इंडस्ट्रियल गुड्स से, किससे है, इंडस्ट्रियल गुड्स, यानी कि जिनका आपने प्रोडक्शन किया है, इंडस्ट्रियल गुड्स या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इंडस्ट्रियल गुड्स का जो शेयर है वो रेगुलरली क्या होता चला गया, राइज होता चला गया। क्यों, क्योंकि पहले हमारे यहाँ पे क्या नहीं थी, इंडस्ट्रीज नहीं थी। जब इंडस्ट्रीज नहीं थी तो हम खुद उसको प्रोडक्शन नहीं करते थे। अब हमने प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, इंडस्ट्रियल गुड्स को बनाना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे 1991 के अंदर जब हम पॉलिसी ले आए थे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो हमने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया, लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट किया, प्राइवेटाइजेशन को अडॉप्ट किया। उन सबको अडॉप्ट करने से हम अब एक्सपोर्ट से पहले कंपैरिजन में ज्यादा करने लगे, ठीक है। तो इस मैनर में हमारे साथ क्या हुआ कि जो हमारा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के अंदर जो शेयर था एक्सपोर्ट का वो इंक्रीज होने लगा। पहले हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता था, अब प्रोडक्शन होने लगा, और इंडियन इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो जिस वजह से इसके एक्सपोर्ट्स हैं वो रेगुलरली क्या होते रहे, इंक्रीज होते रहे। लेकिन कन्वेंशनल आइटम्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में रेगुलरली डिक्रीज होता रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, सेकंड हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हो गई, ठीक है। तो इस मैनर में आपको इसको कैरी करना है, और ये इंडियाज फॉरेन ट्रेड के रिगार्डिंग है। बाकी का जो टॉपिक रह गया वो हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।